बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है अपने इस एचपी टेट की क्लास में जो है वो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे एचपी टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने कमिंग टेट के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। ये एचपी टेट की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए रहेंगी। अगर आप भी एचपी टेट में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, उसमें आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसे इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। आगे मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस में रहता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक आप फ्री डेमो ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे टीचर कैपेबल हैं आपको आपके टेट या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, आपको कोई नॉलेज मिलती है या नहीं। तो आफ्टर 1 वीक डेमो लेने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्विट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1 वीक डेमो फ्री रखा है। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो है वो मेन क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो नीव इंस्टीट्यूट ने 20% डिस्काउंट रखा है। जहाँ तक हमारी एचपी टेट की बात है तो एचपी टेट की फ़ीस है 1999 रुपीज़ और इस फीस में भी बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 20% डिस्काउंट रखा गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चला सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एचपी टेट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कॉटन प्लांट रिक्वायर्ड्स टाइम टू मैच्योर। कॉटन प्लांट्स जो हैं वो मैच्योर होने में जो है वो कितना टाइम लेते हैं। देखिए, जो हमें कॉटन फाइबर मिलता है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉटन प्लांट के कौन से पार्ट से जो है वो हमें जो है वो कॉटन मिलता है। तो कॉटन मिलता है हमें उसके फ्रूट से, जो ऊपर बॉल सा लगता है उसका, ठीक है, तो उसके फ्रूट से हमें जो है वो कॉटन मिलता है। लेकिन कॉटन प्लांट के बारे में एक और चीज़ है कि ये ब्लैक सॉइल में और वार्म टेम्परेचर में जो है वो अच्छे से उगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कॉटन प्लांट के लिए जो आपको जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि वो मैच्योर कितने टाइम में होता है, मतलब उस पर फ्लावरिंग आती है तो उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो लगता है 6 to 8 मंथ। कॉटन प्लांट्स रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टाइम टू मैच्योर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। तो सिल्क वर्म रियरिंग होता है जब हम अपनी मतलब इकोनॉमिक पर्पस से, ठीक है, किसी भी एनिमल्स को जो है या प्लांट्स को जो है वो रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि हमें जो है वो बेनिफिट मिले, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग। जैसे रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म आपको पता है रेशम का कीड़ा होता है, तो उसको पालते हैं तो क्या बोलते हैं, कई लोग जो है वो फिश पालते हैं, ठीक है। तो कई लोग जो है वो काउज रखते हैं, डेयरी चलाते हैं दूध के लिए। तो मतलब कमर्शियली पर्पस के लिए और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जब हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रखते हैं प्लांट्स एनिमल्स को तो उसको बोलते हैं रियरिंग, ठीक है। यहाँ पूछा है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज
सॉरी, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को बोलते हैं सेरीकल्चर। इसके अलावा यहाँ और 3 कल्चर हैं जिनके बारे में जानना आपको इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन बी में है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर होता है जब फॉरेस्ट लैंड को या फॉरेस्ट वुड की जो है वो देखभाल की जाती है, ताकि जो है वो फॉरेस्ट हमारे अच्छे से रहें और वहाँ डाइवर्सिटी जो एनिमल्स और प्लांट्स की है वो मेंटेन रहे। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम जो है हमारा सिल्वीकल्चर, सॉरी, फ्लोरिकल्चर जो होता है हमारा, फ्लोरिकल्चर मैं आपको बता दूं, फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर्स से रिलेटेड। जब हम जो है वो प्लांट्स लगाते हैं फ्लावर्स वाले गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन में, और कमर्शियल पर्पस से उसको बेचते हैं डेकोरेशन के लिए, तो वो होता है फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर होता है जो हनी बी होती है, ठीक है, हनी बी का बोटेनिकल नेम होता है एपिस इंडिका। जब हम हनी बी को जो है वो रखते हैं और उससे खूब जो है वो शहद निकालते हैं, हनी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एंड नेक्स्ट डी है आपका सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर होता है वो जो मैंने आपको गलती से पहले बता दिया कि सिल्वीकल्चर होता है जब हम जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट वुड है, ठीक है, फॉरेस्ट की जो है वो देखभाल करते हैं ताकि वहाँ पे जो है वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, डाइवर्सिटी मिले हमें वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एपीकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ हनी बीज, एंड सिल्वीकल्चर मतलब प्रोटेक्शन एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वुड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट इज नॉट यूज्ड फॉर, कि बेकेलाइट जो है वो किसके लिए यूज नहीं होता। तो सबसे पहले मैं बेकेलाइट के बारे में आपको बता दूं कि बेकेलाइट होता क्या है। देखिए, बेकेलाइट जो है वो हमारा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और आपको बता दूं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने से मोल्ड नहीं होते और टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हम रद्दी वाले को दे देते हैं, ठीक है। तो वो वाले प्लास्टिक जो है वो बार बार यूज़ होते हैं, रिसाइकलिंग में आते हैं, क्योंकि वो गर्म करके पिघलते हैं, उनसे नई चीज़ें बनती हैं। लेकिन बेकेलाइट जो है आपका वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो वो जो है वो मोल्ड नहीं होता। तो पूछा है कि उससे क्या चीज़ नहीं बनती है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगेन रिसाइकल नहीं होते, आप उनको गर्म करेंगे तो वो टूट जाएंगे। मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बिल्कुल सही है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी बेकेलाइट का यूज़ होता है। यूटेंसिल्स होते हैं आपके घरों में यूज़ होने वाले बर्तन, जैसे फ्राइंग पैन है, कुकर है, तो उनका जो पीछे से पकड़ा होता है हमने, उसका फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। मेकिंग टॉयज, मेकिंग टॉयज बनाने में बेकेलाइट का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेकिंग टॉयज। मेकिंग टॉयज में जो है वो बेकेलाइट का यूज़ नहीं होता। इसके अलावा ऑप्शन डी है मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने में भी जो है वो जो यूज़ होता है वो बेकेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक पोलीमर, ठीक है, कि सिंथेटिक पोलीमर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक सिंथेटिक पोलीमर है। अब सिंथेटिक पोलीमर क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। सिंथेटिक पोलीमर वो पोलीमर होते हैं जो हम जो है वो केमिकल्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो खुद बनाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक पोलीमर्स। और नेचुरल पोलीमर्स वो होते हैं जो हम खुद नहीं बनाते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल से के प्रोडक्ट से हम उनको बनाते हैं, मतलब केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम केमिकल का यूज़ करते हैं और नेचुरल पॉलीमर्स जो है हमें नेचुरल चीज़ों जैसे प्लांट्स और एनिमल से मिले हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर हमारा पॉलीस्टाइरीन है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके बारे में बता दूँ, स्टार्च जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये मेन मैकेनिकल जो है वो होता है प्लांट्स का स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे मेन मतलब उनका जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये प्लांट से में मिलता है स्टार्च, ये नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और ये कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म, तो वो एक एनिमल होता है, वो भी नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन
प्रोटीन भी जो है एक एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग, ठीक है। पीएच स्केल जो है वो स्केल है किसके मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पीएच जो स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं जैसे हम किसी एसिड और बेस के बारे में जानना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। लेकिन पीएच स्केल क्या मेज़र करती है, तो राइट आंसर है इसके लिए द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही हमें एसिड और बेस के बारे में बताती है किसी सोल्यूशन में। तो पीएच इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ना ये एसिडिटी ऑफ एन एसिड बताती है, ना बेसिसिटी ऑफ अ बेस बताती है, ठीक है। ये सिर्फ हमें क्या बताती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। और पीएच स्केल, पीएच बोलते भी हम इस तरह है, इसकी डेफिनेशन इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच स्केल जो है वो मेजर करती है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेस हैव अ पीएच ऑफ, बेस में कितनी पीएच होती है, ठीक है। तो बेस जो होते हैं वो जनरली मैं टेस्ट के बारे में बताऊं तो बिटर होते हैं वो टेस्ट में, और उनकी थोड़ी सोपी से एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई हमारे पास बेस है, हम उसको रब करते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कुछ है, तो वो हमें जैसे सोप देता है ना, मैं एक्सपीरियंस सोपी सा, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो बेस जो है वो हमें सोपी से एक्सपीरियंस देते हैं और बिटर होते हैं टेस्ट में। तो बेस हैव अ पीएच ऑफ, तो बेस की पीएच कितनी होगी, तो बेस की पीएच होती है मोर देन 7। तो इस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 7। इसके अलावा मैं जो और ऑप्शन हैं उसके बारे में बता दूं, पीएच इक्वल टू 7 होती है आपके न्यूट्रल सोल्यूशन की, जो ना एसिड हो ना बेस हो, और पीएच लेस देन 7 होती है हमारे एसिड्स की, ठीक है, जो एसिड होते हैं, सावर होते हैं टेस्ट में, तो वो होते हैं एसिड, तो उनकी पीएच होती है लेस देन 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनडाइजेशन द पेन एंड इरिटेशन ऑफ स्टमक अकर्स ड्यू टू, ठीक है। हम सब लोग जो है वो स्टमक पेन और इरिटेशन से कभी ना कभी जो है वो मतलब उससे हम प्रॉब्लम आती है हमें। तो इनडाइजेशन में जो पेन होती है स्टमक में, वो इरिटेशन किसके कारण होती है, देखिए जो हमारा स्टमक है वो फूड की डाइजेशन के लिए एक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ताकि फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो जो वो एसिड प्रोड्यूस करता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जो हमारे पेन और इरिटेशन होती है हमारे स्टमक में वो होती है प्रोडक्शन ऑफ टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ज़्यादा जो है हमारे पेट में जो है वो स्टमक में ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें ज़्यादा पेन और इरिटेशंस होती है, और जब हम उससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटा एसिड, मतलब वो एसिड है तो उसको मारने के लिए कोई एंटा एसिड मेडिसिन लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है पेट की इरिटेशन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन दी है आपके पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपने जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट वाली साइड में जो नंबर्स हैं वही प्रोडक्ट वाली साइड में जो है वो करने पड़ेंगे। तो अगर आप H2 करते हैं, यहाँ पे Cl2 करते हैं, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो आप अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द एजियोमिथल क्वांटम नंबर हैज़ अ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1 द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज। जब एजियोमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं हम एजियोमिथल क्वांटम नंबर को, तो उसकी वैल्यू 1 है, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगी, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, स्फेरिकल, अनसिमेट्रिकल, डम्बेल, कॉम्प्लिकेटेड। देखिए L की वैल्यू 1, पहले तो आपको पता होना चाहिए किस
ऑर्बिटल के लिए आती है, तो L की वैल्यू 1 आती है आपकी p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए। और p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल शेप। क्या होती है? डम्बेल शेप। इस तरह से शेप आती है p ऑर्बिटल की, ठीक है। तो जब एजिमुथल क्वांटम नंबर में L की वैल्यू 1 हो तो वो होगा हमारा p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल के लिए जो शेप आती है वो आती है डम्बेल शेप। अनसिमेट्रिकल किसी के भी लिए नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती। जो हमारा s ऑर्बिटल होता है उसका स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। d ऑर्बिटल की डबल डम्बेल होती है, f ऑर्बिटल की फ्यूज्ड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। यहाँ पे हमसे ऑक्सीडेशन पूछी है, लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? देखिए ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्ट-लॉरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जनरली ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है? लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी अब बोलता है गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में जो है वो रिडक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिवन कंपाउंड A2 whose total DAA is 1.4 आंगस्ट्रॉन, ठीक है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज। देखिए यहाँ से हमें बोला गया है कि एक कंपाउंड है A, ठीक है, और उसका जो इसके बीच का जो डायमीटर है वो दिया है 1.4 तो उसकी रेडियस पूछी है। तो रेडियस होती है हाफ, ठीक है, डायमीटर की हाफ। तो 1.4 डिवाइडेड बाई 2 हाफ, तो आ जाएगा 0.7। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस होगी एटम की, एक एटम की, ठीक है, वो होगी, जैसे ये एटम एक बना, ये दूसरा बना, तो एक एक की होगी 0.7 आंगस्ट्रॉन, और जो टोटल डायमीटर बनेगा वो बनेगा 1.4, क्योंकि रेडियस जो होती है वो हाफ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट साइज, कि इनमें से जो है वो सबसे लार्ज साइज कितना है? तो यहाँ पे दी है हमारे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आई नेगेटिव है, ये आई नेगेटिव है, ये 1 नहीं है, और नीचे आई है, ठीक है, आई नेगेटिव, ठीक है, आई है एक और एक आई नेगेटिव है, क्योंकि जो कंप्यूटर पे लिखते हैं तो थोड़ा वो कर लेता है उसको, मतलब कई बार चीज़ें कुछ अलग दिखती हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइज पूछा है, तो आपको पता है ये सारे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे डाउन द ग्रुप ये कैसे अरेंज होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, और जो साइज है हमारा वो इंक्रीज करता है एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होगा, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन का होगा और ब्रोमीन का होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो साइज में छोटे होंगे, वो ऑप्शन नहीं होगी। दूसरा है हमारे पास आई और आई नेगेटिव। अब फ्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आई का साइज बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं और साइज भी इंक्रीज करता है। लेकिन आई और आई नेगेटिव में ज़्यादा बड़ा साइज जो है वो आई नेगेटिव का होगा, क्योंकि इसने एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने में लिया है। तो एक और इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसकी शेल्स जो है वो बड़ी हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा साइज जो होगा वो आई नेगेटिव का होगा, और जो है आपके पास ऑप्शन बी आई नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है आपका आई नेगेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। द एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कोई आपके पास गैसियस एटम है, ठीक है, क्या है आपके पास? कोई गैसियस एटम है, ठीक है,
तो उसका आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। जैसे ये उसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो आपको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी का क्या नाम है? तो वो एनर्जी होती है जो हमारे गैसियस एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज होती है, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की या रेस्ट में होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, तब होती है। एक्टिवेशन एनर्जी तो अलग है, उसको एक्टिव करने के लिए किसी को। तो यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम सुटेबल फॉर मेकिंग बेल्स एंड रिंग्स। ठीक है, बेल्स और रिंग बनाने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है सोनोरिटी। ठीक है, देखिए जो आपकी मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब होता है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप उसको हैमर से या किसी डंडे से ठक ठक करेंगे, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है, तो वो आवाज़ निकालेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आती है यूज़ उसकी बेल्स और स्ट्रिंग बनाने को। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है मेटल्स को हम वायर्स में बना सकते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब है उसकी हम शीट्स बना सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है वो कंडक्ट करती है हीट को। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है सोनोरिटी, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो है वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो एस ब्लॉक में जो है वो सेकेंड ग्रुप में आती हैं, और उसके लिए राइट कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो एस शेल में जाता है और उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी कन्फिग्रेशन। हमारे जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में जाता है, यहाँ पे एस ब्लॉक में गया है, और उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे इजीली। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। एल्कली मेटल्स जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके फर्स्ट ग्रुप में आती हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये हमारी एल्कली मेटल्स है। तो बोलता है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमारी एल्कली मेटल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि उनकी, जैसे हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल की पढ़ा ना कि उनकी लास्ट कन्फिग्रेशन जो है वो 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस शेल में। लेकिन जो एल्कली मेटल्स है उनमें जो लास्ट एस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार एल्कली मेटल्स जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ। थर्माइट होता क्या है? थर्माइट एक मिक्सचर है, किसका? फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर का। और ये कहाँ यूज होता है ये मिक्सचर? ये मिक्सचर यूज होता है जो रेलवे ट्रैक टूटे हुए होते हैं उनको जोड़ने में यूज होता है, और मशीन पार्ट्स को जोड़ने में यूज होता है। तो थर्माइट क्या है? इज अ मिक्सचर है किसका? फेरिक ऑक्साइड जो आपका होता है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है, तो इस Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम ये होता है आपका थर्माइट। ठीक है, नेक्स्ट है बोन ब्लैक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। जो बोन ब्लैक होता है, मैं जनरल टर्म में आपको बताऊंगी आपको, तो वो होता है बोन का चूरा। ठीक है, बोन चार भी जिसको बोलते हैं, बोन का चूरा बोलते हैं। ठीक है, तो बोन का चूरा होता है ये किस तरह से जो बनता है? देखिए ये इसको हम हीट करते हैं बोन को। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं एसिड के साथ, H2SO4 के साथ भी करते हैं, HCl के साथ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ट्रीटिंग विद H2SO4। ठीक है, तो जब हम बोन को हीट करते हैं और ट्रीट करते हैं H2SO4 में, SO4 मतलब किसी एसिड के साथ, तो बोन ब्लैक हमारे पास बनता है। तो बोन ब्लैक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोल कैन नॉट गिव। देखिए कोल जो है वो एक कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कोल जो है जब हम उसकी प्योरीफिकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे बायो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें है कोल गैस, कोल तार, कोक, अमोनिया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कोल गैस भी कोक देता है, कोल देता है, कोक भी देता है, अमोनिया। लेकिन लिथियम जो है आपको पता होगा ये क्या है, एक मेटल है, ये कोल नहीं दे सकता, क्योंकि मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो कोल जो है वो लिथियम नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाइब्रिडाइजेशन इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो लिंक करता है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। और जो मैं आपको डायमंड की बात बताऊं तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है, और वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये थे हमारे आज के MCQs। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs लेके आएंगे। आई होप ये MCQs विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।